हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पलक स्टडी रूम। और आज हमारी ये एमपी पॉलिटी की जो है छठी क्लास है और इसमें हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे हम मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के पीवाईक्यू को टॉपिक के साथ ही देखते चलेंगे और सारे जो डायमेंशंस हैं, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए, उनको कवर करने की पूरी कोशिश इस लेक्चर में की जाएगी। तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर से इसको स्टार्ट कर दिया है कि हम जो टॉपिक से संबंधित पीवाईक्यू है वो टॉपिक के स्टार्ट में देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस लेवल पे आए हैं और क्या ये क्वेश्चन आप इस क्लास के माध्यम से कवर अप कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीएम से आए हुए पीवाईक्यूज में एमपीपीएससी 2020 में आया हुआ एक प्रश्न की मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है 2 and 4, यानी कि मोतीलाल वोरा और श्यामा चरण शुक्ल जो है वो कभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहे हैं, जबकि वीरेंद्र कुमार सकलेचा और दिग्विजय सिंह लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। इंपॉर्टेंट है कि जो वीरेंद्र कुमार सकलेचा आप देख रहे हैं ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, सीएम भी रहे हैं और डिप्टी सीएम के अब पोस्ट पे भी इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, अगेन ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे क्लास के अगले दिन प्रोवाइड कराई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न है वो है कि मुख्यमंत्रियों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता का पद धारण नहीं किया था। तो गोविंद नारायण सिंह है, जो कि सदन के नेता जो है वो नहीं रहे। इनके समय पर जो थी विजया राजे सिंधिया, सदन की नेता रही है। जो अगला प्रश्न है ये भी 2022 में आया हुआ है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद के जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है। तो यदि एब्सेंट है सीएम तो जो चेयरपर्सन कौन बनेगा, जो मीटिंग्स होती हैं तो उसमें मुख्यमंत्री द्वारा जो नामित व्यक्ति है वह सीएम के पद पर जो है वो रहेगा और कार्यों का संचालन करेगा एज अ चेयरपर्सन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे प्रथम। तो यहाँ पे रविशंकर शुक्ल अजविनु कि ये केवल 2 माह के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रथम सीएम थे। फिर उसके बाद आ जाता है एमपीपीएससी 2025 में प्रश्न एक आया है कि कौन मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। सेम क्वेश्चन है जो 20 में था वो रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो इसमें एक तो दिग्विजय सिंह रहे हैं और गोविंद नारायण सिंह भी रहे हैं। 1 और 2 इनमें जो है तो ये पीवाईक्यूज है और मेंस में कोई पीवाईक्यू मुख्यमंत्री से 2020 से 26 के दौरान नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने 2020 से लेके 26 तक के क्वेश्चन देखे हैं। मुख्यमंत्री से मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आया है अभी इन बिटवीन दिस टाइमलाइन, लेकिन फिर भी जितने भी
डायमेंशंस सिलेबस में कवर किए गए हैं। तो सिलेबस में जो डायमेंशंस कवर हैं, जैसे कि इसका जो है वो कंपोजिशन, इनका जो है वो कंपोजिशन हो गया, इनका जो रोल है वो हो गया, साथ ही साथ इनके जो फंक्शंस हो जाएंगे, इनके बारे में हम अच्छे से बात कर लेंगे, ताकि यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे बखूबी टैकल कर पाएंगे। क्लास पर बढ़ते हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने राज्यपाल के बारे में बात कर ली थी, और ये जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री यानी कि सीएम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एमपी पॉलिटी का सिलेबस है, जिसको हमने सबसे पहले की क्लासेस में डिकोड किया था और समझा था कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 5 के अंतर्गत एमपी पॉलिटी के तहत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद दिया हुआ है, जो कि हमारी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है? तो ये एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत ये दोनों पॉइंट आएंगे। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के जिस पेपर सेकंड के पार्ट 1 में यूनिट 4 के तहत राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति, जिसकी पावर्स और जिसका जो रोल है, ये सिलेबस में मेंशन है और हमने इसको सारे पॉइंट के साथ कवर कर लिया है। ठीक है, हमने जो गवर्नर है, इनके बारे में, इनके जितने भी वर्क हैं या पावर है, साथ ही साथ इनसे जुड़े जितने फैक्ट हैं, ठीक है, इनसे जुड़े हुए जो भी PYQ हैं, इन सबको देखा। हमने इनकी लिस्ट देखी हुई है, साथ ही इनसे जुड़े हुए कुछ जो कमीशन है, ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं, उन सब के बारे में चर्चा कर ली है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ये मुख्य परीक्षा में है, जिसके अंतर्गत हम इसके संगठन, इसके कार्य यानी इसका कंपोजिशन क्या है, इसके वर्क क्या है, फंक्शंस, और इसका रोल क्या है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी कि चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में ये हमारा सिलेबस है। और अब इसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है ये हम डन कर चुके हैं। ये वाला पॉइंट डन हो चुका है, और यहाँ पे ये जो राज्यपाल से जुड़ा हुआ पॉइंट है प्री में, ये कर चुके हैं। बहुत ही जल्द हम इसके जो है MCQs की क्लास लेके आएंगे। 25 MCQs का सेट रहेगा, जैसा कि हम कर रहे हैं। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि आपको जो है अपडेट मिलती रहे। तो जो CM है, इसके लिए हम 2 क्लासेस रखेंगे, ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। और जो गवर्नर है, उसके लिए जो हमने 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं।
मॉड्यूल सेकंड, जहाँ पर हम राज्य सरकार की बात करेंगे, इसके अंतर्गत भाग 6 में 151 से लेके 237 तक के आर्टिकल आएंगे। और जो हमारी क्लास का बेस है वो यही है कि हम आर्टिकल वाइज चीज़ों को लेके चलेंगे। तो जिसमें हमने अध्याय 1 को अच्छे से बताया आपको कि राज्य की परिभाषा क्या है। अध्याय 2 जो कि हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, कार्यपालिका, जिसमें हम राज्यपाल को कवर कर चुके हैं। और अब मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से जुड़ी हुई क्लासेस, इस वाले पार्ट को हम अब आने वाली 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो अश्विनों की ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को एक साथ में लेके हम क्लासेस में चल रहे हैं। तो बात करेंगे किसके बारे में? मुख्यमंत्री के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले एक आर्टिकल है, आर्टिकल 163, ठीक है। इससे पहले हमने जो है वो 162 तक के आर्टिकल को देख चुके हैं प्रीवियस क्लासों में, ठीक है। तो आर्टिकल 163 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, यानी कि सलाह और सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद है। तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 163 में। फिर इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आर्टिकल 163 क्लॉज 1, जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देगी। विवेकाधीन विषयों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करेगा, ठीक है। तो जो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, इनको छोड़ के राज्यपाल के जो सारे कार्य हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किए जाएंगे, ठीक है। अगला है आर्टिकल 163 का क्लॉज 2, जो कहता है कि कोई भी विषय राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय राज्यपाल का अंतिम होगा, ठीक है। तो शैल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल, ठीक है। किसके संदर्भ में? तो इस बात को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि जो कोई काम है वो राज्यपाल के विवेक में आता है या नहीं। आर्टिकल 163, यानी कि इसके अगर बेसिक को हम समझें तो इसका मतलब ये है कि संविधान, जो संविधान में है वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो मानी जाएंगी। तो आर्टिकल 163 का क्लॉज 3 कहता है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की न्यायिक जांच संभव नहीं है। सपोज करते हैं कि किसी मंत्री ने राज्यपाल को कहा कि सपोज कि मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी मंत्री विशेष को क्या किया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। तो वह मंत्री इस आधार पे कोर्ट नहीं जा सकता है कि इसे राज्यपाल को जो दी गई सलाह है उस पर प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा नहीं किया जा सकेगा। ये है आर्टिकल 163। इंपॉर्टेंट है कि ये द ओनली आर्टिकल जहाँ पे डायरेक्ट सीएम के बारे में बात की गई है। संवैधानिक स्थिति की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति क्या है यहाँ पे? तो राज्यपाल संवैधानिक एवं नाम मात्र का प्रमुख होता है। हमें पता है कि केवल नॉमिनल हेड होगा गवर्नर, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा।
जबकि मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वास्तविक कार्यपालिका जो है वो मुख्यमंत्री के अंतर्गत होती है। क्या करता है? ये एक्चुअल हेड है और शासन के जो दैनिक कार्य होते हैं इन्हीं के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड होगा ये। इसका संवैधानिक आधार क्या है? तो मुख्यमंत्री और की नियुक्ति एवं उससे संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 164(1) में दिए गए हैं। यानी 164 क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अगर सवाल है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल पे है, तो ये दिस स्पेसिफिक आर्टिकल इज बिलोंग टू द, हालांकि आगे इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो किस तरीके से होगी। इसमें आप देख रहे हैं आर्टिकल 164 का क्लॉज 1 है, जिसके तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से और कौन कौन से नियम मुख्यमंत्री की नियुक्ति में जो है वो लागू होते हैं। तो बाय हुम नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो ये है राज्यपाल। राज्यपाल अपॉइंट करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो सीएम की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और ये सारी बातें जो हैं वो 164 के क्लॉज 1 के अंतर्गत ये सारी बातें जो है वो मेंशन है आपके लिए। देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इससे हमें पता चलता है कि जो सीएम है वो इलेक्टेड नहीं बल्कि कि अपॉइंटेड होता है, उसका निर्वाचन नहीं होता, उसको अपॉइंट किया जाता है। यानी जो मुख्यमंत्री है वो एमएलए के तौर पर ही निर्वाचित होता है। कैसे? तो जो सीएम है तो उसका जो इलेक्शन होता है वो एमएलए के तौर पर ही निर्वाचित होता है। एज अ सीएम उसको जो है वो अपॉइंट किया जाता है। सामान्य स्थिति में अगर बात करें कि जो जोनल सिचुएशन होती है सामान्य तौर पर, तो जो विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है, ठीक है, उसको, तो जिससे मेजोरिटी सीटें या एमएलए जिसके पास होंगे उस दल का या उस पार्टी का जो लीडर होता है उसे एज अ सीएम अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नर। वहीं मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे तो जिस किसी दल को 116 सीटें जो मिल जाती हैं या 116 जो एमएलएस हैं अगर उसके पक्ष में हैं तो उसके लीडर को जो है मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि ये सामान्य परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य स्थिति में हमने देखा कि क्या होगा। अब बात करते हैं कि यदि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में क्या हो, हंग असेंबली या और फ्लोर टेस्ट यानी कि स्पष्ट बहुमत ना हो। तो पहला पॉइंट है कि स्पष्ट बहुमत नहीं होने की सिचुएशन में क्या होगा। तो यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, यानी किसी के पास भी मेजॉरिटी सीटें नहीं है, तब राज्यपाल अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग करेगा, यानी अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है और उपयुक्त व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला कि जब भी स्पष्ट बहुमत नहीं होगा तो ये तो यहाँ से हमने देखा कि ये स्पष्ट बहुमत न होने पर सीएम को अपॉइंट करना राज्यपाल की एक स्वविवेकी शक्ति है। ये पहले के लेक्चर में भी हम लिख चुके हैं। ठीक है,
तो अब सरकार बनाने के लिए कैसे आमंत्रित करेगा? तो राज्यपाल उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेगा जिसे वह सदन का विश्वास प्राप्त करने में सक्षम समझता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि फ्लोर टेस्ट में 116 एमएलए के बहुमत को प्राप्त करने में सक्षम है, और इसके का जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, राज्यपाल जिसे समझेगा उसे इनवाइट कर सकता है। ठीक है। द गवर्नर दैट पर्सन to form the government who is considered capable of proving his majority in the house. बहुमत सिद्ध करना या फ्लोर टेस्ट। ठीक है। प्रूविंग मेजोरिटी या फ्लोर टेस्ट, तो मुख्यमंत्री को अपना बहुमत विधानसभा के पटल पर सिद्ध करना होता है और इसे ही फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। देखो, समय सीमा का प्रावधान है। सपोज करते हैं कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हुआ है। ठीक है। अब एक व्यक्ति को गवर्नर ने एज अ सीएम अपॉइंट कर दिया और उसे कहा कि अब तुमको क्या करना है, बहुमत सिद्ध करना है अपना। ठीक है। तो उसके लिए संविधान में कोई भी जो समय सीमा है वो निर्धारित नहीं है। ठीक है। किंतु एक माह की समय सीमा का निर्धारण नहीं है, समय परिस्थिति के अनुसार ये निर्धारित किया गया है। व्यवहार में अगर बात करें तो एक माह के भीतर ही से जो है वो अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, किंतु ये संविधान में मेंशन नहीं है। संविधान कहता है कि उपयुक्त समय का निर्धारण किया जा सकता है। नो फिक्स्ड टाइम टू प्रूव या प्रूविंग मेजोरिटी। The Constitution does not prescribe any specific timeline. 1 month for the confidence vote. The time can be decided as per the circumstance. यानी जिस तरीके की परिस्थिति है तो उसमें एक बढ़ाया जा सकता है, किंतु व्यवहार में 1 महीने में ही जो है वो इसे बहुमत को सिद्ध करना होगा। सपोज करो कि अगर ये बहुमत सिद्ध नहीं होगा तो पुनः इसकी जो सरकार है तो अगर ये फ्लोर टेस्ट ना हो पाए तो क्या होगा, सरकार जो है वो गिर जाएगी और फिर उसके बाद पुनः जो है वो गवर्नर जो है वो किसी न्यू सीएम को अपॉइंट करेगा सरकार बनाने के लिए। गैर सदस्य की नियुक्ति एवं विधानमंडल की सदस्यता के संदर्भ में बात करें, नॉन मेंबर अपॉइंटमेंट एंड लेजिस्लेटिव मेंबरशिप। तो गैर सदस्य व्यक्ति की नियुक्ति, विधानमंडल का सदस्य न होने वाला भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकेगा। 6 माह की अनिवार्यता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है और गवर्नर के द्वारा अपने स्पष्ट बहुमत के अभाव में किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो फिर उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो उसे अपना जो है वो पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। 6 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है तो उसको 6 माह के बाद अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यदि वो 6 माह के भीतर विधानमंडल का या लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य नहीं बन जाता तो विधानमंडल की सदस्यता, तो विधानमंडल के किसी भी सदन, यानी कि अगर स्टेटमेंट है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है या
सीएम केवल विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा, यानी ईदर हाउसेस, तो जो भी है, जो विधानसभा है और विधान परिषद, दोनों का मेंबर जो है वो मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखता है अपने आप में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें, जो हमारे पास जो है वो यूनिकैमरल विधानमंडल है, तो इसीलिए यहाँ पर विधानसभा का सदस्य ही मुख्यमंत्री होता है। शपथ एवं वेतन भत्ते की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 164 के क्लॉज 3 और 164 के क्लॉज 5 में है। तो सबसे पहले शपथ 164 क्लॉज 3 के अंतर्गत शपथ कौन दिलाएगा? तो ओथ बाय द गवर्नर, राज्यपाल। इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री के लिए अलग शपथ का प्रारूप नहीं है, यानी जो सीएम है वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नहीं लेता है, उसका जो फॉर्म ऑफ ओथ है वो अलग नहीं है। जो बाकी सामान्य मंत्री शपथ ग्रहण करते हैं वही शपथ इसके द्वारा भी ली जाती है। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की तरह जो है पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री की शपथ का कोई पृथक प्रारूप जो है वो 3री अनुसूची में नहीं है। सिंपल सा है कि पहला पॉइंट, एक तो राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, अलग से कोई प्रारूप नहीं होता है, वह भी वही शपथ ग्रहण करेगा जो कि अन्य मंत्री जो है लेते हैं। कहाँ है इनके मंत्रियों की शपथ? तो 3री अनुसूची में इनकी शपथ आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल कौन सा है? तो ये 164 का क्लॉज 3 इसके अंतर्गत आता है। वेतन भत्ते बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य विधानमंडल तय करता है, और राज्य की जो संचित निधि है उससे जो है वो संदेह किए जाएंगे। आई होप हमने यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से क्लियर किया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री का फंक्शंस और पावर, यानी उसके कार्य और शक्तियां क्या क्या होते हैं। जैसा कि सिलेबस में भी मेंशन है कि मुख्यमंत्री का संगठन, उसका कार्य और उसकी भूमिका। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के जो कार्य है वो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में है, इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि मंत्रियों की नियुक्ति करना, विभागों का वितरण करना, नेतृत्व, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन। ठीक है, फिर उसके कार्य को हम राज्यपाल के संदर्भ में देखेंगे। आर्टिकल 167 के तहत सूचना देना, निर्णयों की जानकारी देना और परामर्श देना इसके कार्य है। फिर इसके बाद हम विधानमंडल के संदर्भ में संबंध से संबंधित इसके कार्य देखेंगे। तीसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री का विधान मंडल से संबंधित क्या क्या काम होते हैं, जैसे सदन का नेता, सत्र बुलाने की सलाह देना यानी सत्र को समन करना, विधानसभा को भंग यानी कि डिसॉल्व कर देना, और नीतियों को घोषित करना इसके कार्य है। इसके कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे कि राजनीतिक नेतृत्व हो गया, जनसंपर्क स्थापित करना हुआ, महत्वपूर्ण नियुक्तियों में भी अपनी जो है वो भूमिका देना, यानी कि इसका जो रिकमेंडेशन होता है महत्वपूर्ण होता है। फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल संबंध का संवैधानिक आधार हम देखेंगे। तो इस 5 पॉइंट के माध्यम से हम जो है उसकी कार्य और शक्तियों को समझ सकेंगे। तो मुख्यमंत्री राज्य शासन का वास्तविक नेता होता है, नीतियों का प्रवक्ता एवं शासन की धुरी के रूप में होता है, यानी एक्सेस होता है किसी भी स्टेट के प्रशासन का। ठीक है,
मंत्रिपरिषद का नेता राज्य के प्रशासन की दिशा तय करने वाला सर्वोच्च पदाधिकारी है। यह राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल एवं जनता के बीच संवैधानिक कड़ी के रूप में कार्य करता है। शासन को सुचारू एवं उत्तरदायी बनाने में केंद्रीय भूमिका है, यानी कि एक अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करने में जो है इसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी भूमिका देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन, संचालन और समन्वय करेगा। ठीक है। यह राज्यपाल को संविधान के अनुसार सूचना और परामर्श देगा। इसकी भूमिका में आप ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ही लिखा है यहाँ पे, ये आपका इंट्रो है, 2 लाइन का है। आप इनमें से कोई सा भी इंट्रो उठा के लिख सकते हैं। और एक विधानमंडल में सरकार का नेतृत्व और नीतियों का जो एग्जीक्यूशन है उसको इंश्योर करना, जनसंपर्क विकास योजनाएं, अंतरराज्यीय समन्वय और महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट में भी अपनी जो है भूमिका रखता है। तो अगर 6 मार्कर का क्वेश्चन आएगा भूमिका से लेकर कि मुख्यमंत्री के रोल को बताइए, उसकी भूमिका लिखिए राज्य प्रशासन में क्या है, तो इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा कि हम मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद के संदर्भ में उसकी भूमिका या उसके कार्य को हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी दिया है वो एकदम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही दिया है। ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपॉइंटमेंट, यानी कि मुख्यमंत्री की भूमिका मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या होगी, तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे अपॉइंटमेंट। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सलाह देता है। क्या कहता है? सलाह देगा। यानी कि किसी भी अन्य मंत्री की जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल स्वैच्छिक तरीके से नहीं करता है, केवल मुख्यमंत्री के द्वारा रिकमेंडेड जो कैंडिडेट होता है उसे ही मंत्री अपॉइंट किया जाएगा बाय राज्यपाल। विभागों का वितरण यानी एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग किसको अलाउ किया जाएगा, तो मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करना और उसमें क्या करना, फेर बदल करना। ठीक है। तो लोकेट करना, sorry, विभागों को एलोकेट करना और उन्हें पुनः से अगर उसमें कोई फेर बदल करनी है, उनको चेंज करना है, तो वो भी मुख्यमंत्री के कहने पर यानी सीएम के कहने पर ही क्या करता है, गवर्नर करता है। डिफरेंस या डिसएग्रीमेंट हो, यदि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के मध्य मतभेद हो जाए तो वो क्या करेगा, तो किसी मंत्री से मतभेद हो तो त्याग पत्र मांग सकता है। ठीक है। कि आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइस द गवर्नर टू डिसमिसल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। यानी जब भी किसी बात पर अनबन हो जाती है या कोई मंत्री मुख्यमंत्री की बात से सहमत नहीं होता है, तो एक तो वो राज्यपाल को कहेगा कि इसको जो है वो बर्खास्त कर दिया जाए। ठीक है। पहले तो वो रिजाइन मांगेगा, यदि वो रिजाइन नहीं करता स्वैच्छिक तरीके से तो उसको बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। और ये न्यायिक पुनरीक्षण या कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेतृत्व या लीडरशिप, तो मंत्रियों को सहयोग, नियंत्रण, निर्देशन एवं मार्गदर्शन। ठीक है। लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू मिनिस्टर। उनको क्या करता है, उनको गाइड करता है, उनको नियंत्रण रखता है ताकि सही और समन्वित तरीके से कार्य जो है वो संपन्न हो। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
तो मुख्यमंत्री के त्याग पत्र पर मंत्री परिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्री परिषद विघटित हो जाएगी। ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखेंगे तो मृत्यु की स्थिति में वर्तमान मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और नए सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के निम्न कार्य होते हैं या उसकी निम्न भूमिका होती है। ठीक है। ये 6 मार्कर के लिए कंप्लीट 60 वर्ड्स के लिए कंप्लीट डाटा है आपके पास। यहाँ पे 60 वर्ड्स में आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आप इन्हीं पॉइंट्स को डाल के भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री है राज्यपाल के संदर्भ में उसकी भूमिका क्या है, राज्यपाल के संदर्भ में उसके काम क्या होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर इन रिलेशन टू गवर्नर, यहाँ पे आर्टिकल 167 यानी कि 167 अनुच्छेद के अंतर्गत इनकी जो बातें हैं। तो सबसे पहले क्या है, संवैधानिक कड़ी। जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के मध्य क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। इन बिटवीन राज्यपाल एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा क्या है, सूचना देना। तो राज्य प्रशासन एवं विधायी प्रस्तावों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, राज्यपाल को देगा। निर्णयों की सूचना, मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जो जानकारी है वो राज्यपाल को देगा कि मंत्रिपरिषद के द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है। ठीक है। पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत करना, प्लेसिंग फॉर रिकंसिडरेशन। तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षित होने पर, ठीक है, यदि राज्यपाल को लगे कि ऐसे निर्णय जिन पर मंत्री परिषद ने संयुक्त रूप से विचार नहीं किया है और एक मिनिस्टर का या एक मंत्री का उसमें जो है योगदान है उसको उस विषय के संदर्भ में, तो वह मंत्री परिषद के लिए पुनर्विचार हेतु रखता है। कौन रखेगा, मुख्यमंत्री। यदि राज्यपाल कहे कि इस फला विषय पर संपूर्ण मंत्री परिषद का विचार होना चाहिए तो मुख्यमंत्री उस विषय को मंत्री परिषद के समक्ष पुनर्विचार के लिए रखेगा। परामर्श देना, राज्यपाल को विभिन्न महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रशासनिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में क्या करेगा, अपनी सलाह देगा कि क्या काम करना चाहिए। यानी कि जैसे जितनी भी नियुक्तियां होती हैं सीएम के द्वारा, सॉरी गवर्नर जितनी भी नियुक्तियां करता है वो सीएम के द्वारा ही क्या होती हैं, नॉमिनेटेड होती हैं। उसमें अपना उसका जो स्वतः स्वविवेकी या डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं होती है, तो उसके पीछे मुख्यमंत्री की ही सलाह होती है। इस प्रकार से इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से हम बता सकेंगे कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य निम्न संबंध है। ये आर्टिकल 167 के अंतर्गत दिए हुए हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री और विधान मंडल के संदर्भ में। चीफ मिनिस्टर का जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ किस प्रकार के कार्य, भूमिका और इसका जो रोल है, देख आई होप कि आपको पता है कि विधान मंडल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या अंतर होता है। एक सेकंड। तो ये होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये, और इसके कुछ चुने हुए जो लोग हैं और इसके जो है
और इसके जो लोग हैं वो 50% प्लस वन यानी कि सीएम होता है यहाँ पे, इनसे बनती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और इसका जो हेड है वो होता है सीएम। तो सबसे पहले तो लीडर ऑफ द हाउस होता है इसका, सदन का नेता। तो मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानसभा में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है, यानी जो रूलिंग पार्टी होता है उसका जो है लीडर ये होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। 1967 के अराउंड 1967 के अराउंड गोविंद नारायण सिंह की जब सरकार थी उस समय पर सदन की जो नेता थी वो विजय राजे सिंधिया थी, और ये एक्सेप्शन के रूप में रहा है। अदरवाइज सामान्य रूप से जो चीफ मिनिस्टर होता है वही जो है लीडर होता है हाउस में, यानी विधानसभा के अंतर्गत। फिर सत्र को बुलाना और सत्रानुशासन यानी समनिंग एंड प्रोरोगेशन का जो काम होता है वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और उसको सत्रावसान करने के संदर्भ में, यानी उसे सत्र को समाप्त करने के संदर्भ में जो है अपनी सलाह देता है। विधानसभा को भंग करने की सिफारिश, वह विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है। किसी भी समय जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल को विधानसभा को डिसॉल्व करने के लिए कह सकता है। ठीक है, फिर है नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रवक्ता। तो स्पोक पर्सन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वह सदन में सरकार की नीतियों कार्यक्रमों का प्रमुख प्रवक्ता होता है। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री के विधानसभा के संबंध में कार्य। ठीक है, ये सारे ही प्रश्न as I told you earlier that क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखे गए हैं, और आप 60 वर्ड्स का कोई भी क्वेश्चन इसमें से आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, यदि मुख्यमंत्री की कार्य या मुख्यमंत्री की भूमिका ओवरऑल आ जाती है आपको 200 वर्ड्स में लिखने को, तो आपको इन सबको इकट्ठा करके जो है वो लिखना पड़ेगा, और आपके पास उसके लिए कंप्लीट डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो देख लेते हैं अन्य कार्य इससे क्या है। तो अदर फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, राज्य का राजनीतिक नेतृत्व करता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख पॉलिटिकल लीडर होता है। ठीक है, जनसंपर्क और जन समस्याओं की जानकारी, हमें पता है कि जो हमारे सीएम है वो विभिन्न जगह जो है वो मल्टीपल प्लेसेस को विजिट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। तो ये जनता से संवाद करना और समस्याओं से अवगत, खुद को अवेयर रखना जो है वो इन्हीं का काम है। राज्य योजना आयोग और विकास से संबंधित भूमिका। अब राज्य योजना आयोग की जगह नीति आयोग है। राज्य के विकास एवं योजना संबंधी संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पे हम कर लेते हैं राज्य नीति आयोग होगा। अंतर्राज्यीय परिषद में भागीदारी, वह अंतर्राज्यीय परिषद में सदस्य के रूप में भाग लेता है, जिसके जो है अध्यक्ष भारत के मुख्यमंत्री होते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में भूमिका, संवैधानिक प्रशासनिक नियुक्तियों में परामर्श और सिफारिश, जहां कानून ऐसी भूमिका निर्धारित करता है। तो कानून के द्वारा बनाई गई ऐसी रूल जो कि मुख्यमंत्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे कार्य जो है वो करता है। तो हमने देखा मुख्यमंत्री के कुछ अदर फंक्शंस देखे, उनके कुछ अन्य कार्य और भूमिकाएं देखी यहाँ पे।
अगर आपसे सवाल आता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंध पर टिप्पणी कीजिए, तो अगर कमेंट करने के लिए आता है किस पे, तो चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर के रिलेशन पे, तो उस पे ये पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही औपचारिक और अनौपचारिक प्रमुख के रूप में है। तो देखते हैं सबसे पहले कि निम्न संवैधानिक आधारों के माध्यम से हम उनके मध्य के संबंध को बता सकेंगे। ठीक है, आर्टिकल 163, राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर कार्य करेगा अपने संवैधानिक विवेकाधिकारों को छोड़ के। तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर, उनके अलावा या उनकी एडवाइस और एड पर ही क्या करता है, सारे कार्य करता है। 164 क्लॉज 1, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। अन्य जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सीएम की सलाह पर बाय गवर्नर अपॉइंट होते हैं। 164 का क्लॉज 2, मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 164 क्लॉज 3, मंत्रियों के उनके पद की यानी उनके ऑफिस, पोस्ट और उनकी सिक्रेसी के लिए ओथ बाय गवर्नर दिलाई जाएगी। 167, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति सूचना और संचार संबंधी संवैधानिक दायित्व का निर्धारण करता है। यानी ये संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को आवश्यक और जरूरी सूचनाएं जो है वो प्रदान करेगा। इनके आधार पर जो है हम इनके संबंध को बता सकते हैं। ठीक है, इन आर्टिकल में इनके जो है वो रिलेशंस को बताया गया है। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पलक स्टडी रूम। मुख्यमंत्री की ये हमारी पहली क्लास है और अगले में हम मुख्यमंत्री की जो लिस्ट है उसको अच्छे से करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।